स्टूडेंट्स, आपका गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम फ्रांसीसी क्रांति कक्षा 9वीं का फर्स्ट चैप्टर इतिहास का जो पढ़ेंगे। तो आपको पहले समझा दूं कि क्रांति क्या होती है। क्रांति का मतलब राजनीतिक बदलाव होता है। राजनीतिक बदलाव समझ रहे हैं आप लोग कि अगर हम सरकार से खुश ना हो और बदलना चाहे तो वो ही राजनीतिक बदलाव कहलाता है। क्रांति दो तरह से हो सकती है। एक उग्र होकर क्रांति हो सकती है, उग्र मतलब मार झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, और दूसरा शांति प्रिय तरीके से। जैसे कि हमारे भारत में भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे। इन्होंने क्रांति आप जानते हैं कैसे की थी। इन्होंने उग्र रूप से क्रांति की थी। और जो गांधी जी थे बड़े अहिंसा के पुजारी थे, उन्हें बड़े शांति प्रिय तरीके से क्रांति की थी। तो यही सेम फ्रांस में हुआ उस समय जब 17वीं 18वीं शताब्दी का दौर था। तो उस टाइम निरंकुशवाद शासक थे। निरंकुशवाद समझते हैं। निरंकुश का मतलब होता है जिसपे किसी का अंकुश ना हो, किसी सुने भी नहीं करेगा वो, न अपने मंत्रिमंडल की सुनेगा, न अपने करीबी की सुनेगा। जो उसको अच्छा लगेगा वो काम करेगा। जैसे आप अगर आज वर्तमान समय की बात करें तो हमारे बहुत अच्छे शासक हैं किम जोंग उन, जो कि खतरनाक शासकों में से एक कहा तानाशाह। तो वही निरंकुशवाद भी तानाशाह से कम नहीं होता है। उसके जो मन में आएगा वो करेगा, चाहे वो देश बर्बाद हो जाए, चाहे राज्य बर्बाद हो जाए, सिर्फ उसको अच्छा लगना चाहिए। बाकी जनता से कोई मतलब उसको नहीं होता है। चलिए हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बात करते हैं। उस समय लुई 16वें का शासन था और समय था 1789। तो लोगों ने ऐसी कोई अफवाह उड़ा दी कि भाई लुई 16वां फ्रांस के लोगों को मारने वाला है। अब वहाँ के लोग और दहशत में आ गए। दहशत में आए, पेरिस के लोग दहशत में आ गए। आतंक का माहौल बन गया कि भाई तो हमारा शासक ही हमको मरवा रहा है। उन्होंने क्या किया कि 7,000 लगभग 7,000 लोगों की अपनी एक टीम बना ली। अब वो खुद की आर्मी बना ली 7,000 लोगों की, और जिसमें मर्द भी थे, स्त्रियां भी थीं, और टाउन हॉल के सामने एकत्रित हुए। और उन्होंने क्या किया, अब उनको भाई हथियार भी चाहिए। अगर इकट्ठे हो तो भाई अगर सरकार से लड़ाई लेना है तो उनको हथियार भी चाहिए। तो इसके खोजबीन में वो सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश करती है, मतलब जबरदस्ती घुस गए सरकारी भवनों में। और लास्ट में क्या हुआ कि मतलब सैकड़ों लोगों का, 100 लोगों का समूह या 1000 लोगों का समूह कह सकते हैं, पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। पेरिस नगर का जो पूर्वी भाग था वहाँ पे बास्तिल का किला था। बास्तिल का किला मतलब जहाँ पे उनका एक जेल हुआ करता है, सेंट्रल जेल हम कह सकते हैं उसको। सेंट्रल जेल हुआ तो वहाँ पे घुस के उन्होंने तोड़ा फाड़ी कर दी, मतलब ढंग से उसको तोड़ दिया। आपको मालूम है जेल होगा तो वहाँ पे पक्का है कि हथियार होंगे, हथियार मिलेंगे, गोला बारूद मिलेगा, चाहे बंदूक मिलेगा। हुआ भी ऐसा ही, वहाँ हो गया। और भाई कमांडर ज़्यादा पड़ चप चप कर रहे थे। जो जेल बास्तिल जेल के कमांडर थे थोड़ा ज़्यादा ही उग्रपना कर रहे थे। तो कहाँ भाई आप अकेले हो, कहाँ हो, 7,000 लोग हैं। उसको भाई साहब को ऊपर पहुँचा दे, बोला चलो भाई अब तुम्हारा टाइम हो गया, चलो ऊपर चलो। और उन्होंने अपने जो 7 कैदी थे वहाँ पे उनको भी आज़ाद करवा दिया। हालांकि संख्या में ज़्यादा नहीं थे, लेकिन तो भी उन्होंने आज़ाद करवा दिया, उसको मार दिया। किसको मार दिया आपको मालूम ही हो, कमांडर को मार दिया वहाँ पे। आगे चल के क्या करते हैं, उसको भी तोड़ देते हैं, बास्तिल के किलों को भी तोड़ देते हैं, क्योंकि उससे बड़ा घृणा करते हैं वो। क्योंकि वो केंद्र किसका था, राजा ही वहीं रहता था बास्तिल किले में। उसको तोड़ के और उसके प्रतीक मतलब उसके ईंट उठालते हैं, ताकि आगे चल के एक हम लोग अपने याद के तौर पे किसी को रखते हैं, वैसे उन्होंने रख दिया, ताकि उसको बाद में बेच दिया जाएगा, चाहे जो भी कर लिया जाएगा। आगे चलते हैं। तो यही था कि हम समझेंगे कि आखिर उस सम्राट का क्या हुआ, फ्रांसीसी क्रांति पे लोगों ने कैसे विजय प्राप्त की, कैसे उन्होंने निरंकुशवाद को समाप्त किया, और हमारा जो लुई 16वां था कैसे इनको फांसी दी गई, चाहे जिलोटिन पे चढ़ाया गया। ये सब चीज़ों को अब इसमें देखा जाएगा कि इसके नतीजे क्या हुए हैं, ऐसा क्यों हुआ, सब चीज़ देखा जाएगा। आइए अगले पेज की ओर हम लोग रुख करते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। उस समय फ्रांसीसी समाज कैसा हुआ करता है। जैसे आज हमारा समाज है, मतलब उतना अब तो भाईचारे की भावना पनपी है, लेकिन उस समय क्या था भाई, बड़ी जातिवाद व्यवस्थाएं थी वहाँ पे। फ्रांसीसी समाज 3 भागों में बटा हुआ था। पहला प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट, दूसरा स्टेट मतलब, और तृतीय स्टेट। अब प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आता था। पादरी मतलब चर्च जो होता है ना, आप लोग चर्च, क्रिश्चियन के चर्च होते हैं, तो उसमें पूजा पाठ करने वाले लोग, जैसे ब्राह्मण होते हैं हमारे मंदिर के पुजारी, वैसे ये चर्च के पुजारी थे, पादरी होते, इनको बहुत ही मान सम्मान दिया जाता था। फिर द्वितीय स्टेट, तो इसमें कुलीन वर्ग आता था। कुलीन मतलब जमींदार कह सकते हैं हम लोग सीधे शब्दों में। अगर भारतीय शब्दों में देखें हम लोग, चाहे यहाँ के लोकल शब्दों में देखें, तो जमींदार कह लें चाहे पैसा लोग कह लें, तो कुलीन वर्ग में आते थे। और तृतीय स्टेटस में लोग आते थे
तृतीय स्टेट भी 3 भागों में विभाजित था। पहला भाग बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, ये पहला तृतीय स्टेट में पहले वर्ग में थे। फिर द्वितीय वर्ग में ये थे तीसरे स्टेट में ही किसान और कारीगर। और तृतीय स्टेट में थे तृतीय स्टेटस के जो थर्ड पार्ट था उसमें थे छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर। अब ये देखते हैं कि समाज ने क्या असर डाला, ये 3 भागों में विभक्त था समाज, इसका परिणाम क्या हुए, किस तरह लोगों ने इसको देखा, देखते हैं। पैराग्राफ मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने, उसको समझाऊंगा, आप ध्यान से सुनेंगे उसको। सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। ये जो लुई 16वां था, 1 नंबर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका राजवंश क्या था, इसकी डायनेस्टी क्या थी। तो राजवंश था बुर्बो राजवंश का राजा था और राजगद्दी पर बैठा ये। और जिस समय बैठा उसकी उम्र सिर्फ 20 साल की थी, और 20 साल की थी और उसका विवाह भी कर दिया गया। और विवाह जो किया गया वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ऑस्ट्रिया एक देश पड़ता है, उसकी ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया एक ही देश पड़ता, वहीं की राजकुमारी थी, उसका नाम था मैरी एंतोइनेट। और जब उसका राज्यरोहण हुआ, मतलब जब उसको गद्दी पर बैठाया गया, तो उस समय राजकोष जो होता, राजकोष मतलब पैसा, जो सरकार का पैसा होता है, वो खाली पाया बंदे ने। खाली इसलिए पाया कि उसके बहुत 3-4 कारण थे, इसलिए वो खाली हो गया था। राजकोष ही घाटे में चला था फ्रांस उस समय। और एक क्वेश्चन बनता है कि फ्रांस का राजकोष ये घाटा क्यों हुआ, अच्छा राजकोष ही खाली क्यों पाया गया लुई 16वें के राज्यारोहण के समय, ये क्वेश्चन बनता है 3 नंबर का, अच्छा 5 नंबर का। तो आपको ध्यान देने योग्य बात नहीं कि ऐसा क्या पॉइंट लिखे कि हमको नंबर मिल जाए। पहली बात तो फ्रांस बहुत ज़्यादा युद्ध करता था। आज युद्ध करेगा तो युद्ध जानते हैं कि आपको नुकसान देगा। आज मैं ही अगर लड़ाई झगड़ा किससे करता हूँ और मेरे पे फायर हो जाए, चाहे मैं किसी पे फायर करूँ, तो दोनों व्यक्ति को ही जाना पड़ता है, कोर्ट कचहरी करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, और 50-60 साल तक ही चलता है हिसाब किताब भारतीय अनुसार, भारतीय कानून के अनुसार। तो इसी वहाँ भी था, बराबर युद्ध करता था, क्योंकि भाई अपनी इसको शक्ति का प्रदर्शन करना होता था, जिसमें ये बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो चुका था। सैनिक मारे जा चुके थे, इसका मतलब धन, जान माल, धन हानि सब हो गई थी इसके ढंग से। उसके बाद दूसरा कारण था कि एक वर्साय का महल था, वर्साय का एक विशाल महल था जहाँ राजा रानी दोनों रहते थे। तो अब राजा रहेंगे तो भाई उसकी शान शौकत में बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, बहुत उसको डेकोरेशन करेंगे, और भी कई अदर खर्चे होंगे, माली रहेगा, कई सारे सैनिक लगेंगे, अस्तबल रहेंगे घोड़े के, मतलब कई सारे खर्चे। तो उस पर बहुत भारी भरकम खर्चा होता था। हालांकि यही गलती थी, ज़्यादा खर्च मतलब फिजूल खर्चे लोग करते थे इस पर। और लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने एक और गलती क्या की, अमेरिका के 13 उपनिवेशों को, उपनिवेश समझते हैं आप लोग, कॉलोनी, जैसे 13 जगह, जैसे न्यू फाउंडलैंड है, मिसिसिपी है ना, अटलांटा है, ये सब उसके उपनिवेश थे, 13 उपनिवेश। तो और इंडियाना है, ये सब कई इसके उपनिवेश थे। इन्होंने उसको आज़ाद करवा लिया, अपने दम पे आज़ाद कराया। अब ब्रिटेन से सीधा पंगा ले लिया, और ब्रिटेन भी उस समय महाशक्तियों में से एक हुआ करता था। अब तो खैर कमज़ोर हो गया है, कोई बात नहीं है। फ्रांस भी उस समय, जैसे आज अमेरिका और रूस महाशक्तियों में से एक हैं, वैसे उस टाइम ये भी महाशक्तियों में से एक हुआ करते। दोनों आपस में लड़ते थे अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए। और इसने ब्रिटेन से तो आज़ाद करा दिया, लेकिन इसको भारी भरकम नुकसान हुआ। इसलिए नुकसान हुआ क्योंकि भाई दोनों महाशक्ति देश थे। आज भी अगर 2 खतरनाक लोग लड़ें, पावरफुल लड़ें, तो जीतना तो मुश्किल हो, लेकिन जो जीतता उसको भी काफ़ी चोटें आती, मतलब बहुत गंभीर रूप से घायल होता वो। तो ऐसे ही उस समय भी हुआ इनके साथ। और अब उसके देखिए दुष्परिणाम क्या होते हैं। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिवरे फ्रांस का करेंसी थी उस टाइम, जैसे हमारा इंडियन रुपी करेंसी है, उस टाइम वो करेंसी हुआ करती थी लिवरे। क्वेश्चन पूछा था लिवरे क्या था, तो आप लिख देंगे जो आपकी फ्रांस की करेंसी थी वो लिख देंगे फ्रांसीसी करेंसी थी है। तो उस समय क्या हुआ, फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से भी अधिक का कर जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिवरे का बोझ चढ़ा होता। अब देखिए कुल मिला के 12 अरब लिवरे, 10 अरब तो पहले से उसने लोन लिया था, अच्छा कर्ज लिया था किससे भी, और 2 अरब लिवरे भाई साहब का और चढ़ गया, किससे लिया ही होगा वो, जबकि उस पर पहले से ही, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2 अरब लिवरे का वो चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लग गए थे, और जिससे उसने कर्ज लिया था तो भाई अपना ब्याज मांगेगा ना, भाई हम ही कर्ज लेंगे, चाहे बैंक से लें चाहे साहूकार से लें, ऋणदाता से लें, तो अपना तो ब्याज मांगेगा महीने कि भाई 10% दो, चाहे 50% दो, चाहे जो भी दो। तो अब भैया वो 10% दे रहा था 12 अरब लिवरे का। अब 10% आप निकाल लीजिए 12 अरब लिवरे का क्या होगा, वो हर महीने उसको पे करना होता था। पैसा कहीं से आमदनी हो ही नहीं रही है, और भाई साहब अपना ब्याज अपना पे कर रहे हैं। अब इससे क्या हुआ कि फ्रांसीसी सरकार का बजट बहुत भयंकर बिगड़ गया, और उसका जो बजट का हिस्सा था वो अब मतलब कर्ज में डूबने लग गया दिनों दिन। अच्छा, अब इसको और भी कई खर्चे थे इसके, जैसे सेना के रख रखाव, भाई सेना अगर काम करे तो उसको तनख्वाह देना पड़ेगा,
फिर और भी सरकारी कार्यालय थे, उसको चलाने के लिए भाई पैसा देना पड़ेगा, पैसे थे नहीं, कहाँ से आएंगे पैसे। विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो अब सरकार ने एक तरीका निकाला कि करों में वृद्धि कर दी। टैक्स जो हम कहते हैं, टैक्स जहाँ 5% था सीधे 20% पे ले गया, और टैक्स पे उस समय के 20% पे ले गया टैक्स पे। लेकिन ये भी नाकाफ़ी था, वो 20% में कुछ कर नहीं पाया, आखिर ये भी नाकाफ़ी साबित हुआ। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेटस में बटा हुआ था। तो मैंने बताया कि आपको 3 स्टेटस, लेकिन जो तीसरा स्टेटस है बहुत ज़्यादा भोगता था उस समय। भोगना समझते हैं, मतलब सब कुछ बेचारा ही करता था, मतलब बहुत बुरा परेशान कर दिया था उस तीसरे स्टेट के लोगों को, क्योंकि जितना भी टैक्स था यही वर्ग देता था, बाकी दोनों वर्ग मज़ा मारते थे। प्रथम स्टेट और दूसरे स्टेटस के लोग मज़ा मारते थे। आगे देखते हैं, वह सेकेंड पैराग्राफ पे आप लोग देखिएगा। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। आपको मालूम है कि वहाँ सामंती व्यवस्था चलती थी। सामंती व्यवस्था समझते हैं आप लोग? जमींदारी व्यवस्था, जैसे हमारे भारत में जमींदारी व्यवस्था वैसी सामंती व्यवस्था होती है। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था, और इसमें प्राचीन राजतंत्र चलता था। राजतंत्र समझते हैं, मतलब राजा का लड़का राजा, राजा का लड़का राजा, यही चलता रहता था। मतलब वहाँ पे कोई वोटिंग सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम नहीं था, इससे ही जनता परेशान थी। अब उसके नीचे वाला पैराग्राफ हम देखेंगे, थर्ड पैराग्राफ। चित्र 2 देखिएगा आप लोग। फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। मैंने आपको शुरुआती में ही बता दिया था इसके बारे में। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। अब देखिए, जो 33 स्टेट के लोग थे, इसमें 90% लोग किसान थे बेचारे। लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेटस के अमीरों का अधिकार था। जो गरीब थे बेचारे, भाई 90% किसान थे, लेकिन 90% में भी 60% लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं थी। वो बंधुआ थे। बंधुआ समझते ना आप लोग, कि किसी के अंडर में काम करना है, किसी के अंडर में मैं काम कर रहा हूँ। तो वही हाल वहाँ पे भी था। 60% पास ज़मीन नहीं था, और 60% के पास जो ज़मीन तो था ही नहीं। आज ज़मीन लेते थे उधार पैसे। आज हम लोग कैसे कूद पे लेते हैं, अगर हम अपनी सामान्य भाषा में बोलें, चाहे बटैया पे लेते हैं हम लोग, तो वैसी हाल उन लोगों का भी था। और 60% ज़मीन थी किसकी? कुलीन वर्गों की थी। कुलीन मतलब जमींदार वर्ग, चर्च के लोग थे उस पर, और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। ये जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग हैं बच्चों, इनमें इन दोनों कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। जैसे हमारे भारतीय समाज में पहले ब्राह्मण वर्ग और क्षत्रिय वर्ग को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हुआ करते थे, तो वैसे इनको भी प्राप्त थे। अब उन देखेंगे हम क्या विशेषाधिकार प्राप्त थे भाई जन्म से। अब ऐसा नहीं होता, लेकिन अब देखते हैं क्या है उस समय का हिसाब किताब। पहले इनमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण सहयोग आदि करने के लिए पाते थे। पहली बात तो उनका था कि उनको टैक्स नहीं देना। प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोगों को टैक्स नहीं देना। जो तीसरे स्टेट के लोग टैक्स देते थे, उन्हीं टैक्स के पैसों से लोग मज़ा मारते थे। मज़ा मारने में समझ रहे हैं आप लोग, वहाँ घूमते फिरते थे। आज जो भी अपना ये करने का शौक पूरे करते थे इससे। अब भोक्ता कौन था? तृतीय स्टेट के लोग। आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे? अगर कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा। उसके बाद से फिर दूसरी, तो पहला विशेषाधिकार था। दूसरा विशेषाधिकार था कि सामंती कर भी वसूलते थे। एक तो भैया राज्य को कर अलग देना होता था, लेकिन अपने लिए भी कर देते थे कि भैया मैंने आपको ज़मीन दी है, मुझे भी कर चाहिए। इसे बटाइया कहते हैं। तो बटाई में तो हम लोग आधा ले लेते हैं, कोई बात नहीं, चलो आधा उसको मिल जाता। लेकिन उस समय के बटाई में उसको 10 से 20% मिलता था। बाकी 80% उसको टैक्सों में देना होता था बंदे को। मान लीजिए 1 बीघा खेत है, और अगर 1 बीघा खेत में मान लीजिए अगर 1 कुंटल हो रहा है गेहूँ, अच्छा चावल, तो 80 किलो तो वो टैक्स के रूप में, चाहे सामंती कर हो, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, चाहे राज्य मूल्य संवर्धित कर हो, मतलब कई सारे टैक्स वो भी लगाते थे उन पर। और वो भी कौन देता था? तृतीय स्टेट के लोग देते थे। और उसके बाद एक और विशेषाधिकार, ये 2 विशेषाधिकार बता दिए। तीसरा विशेषाधिकार था, ये था विशेषाधिकार दोनों को मिला हुआ था, कि जो बेचारे किसान थे, वो जिसके खेतों पर वो अपने मजदूरी करते थे, उनके घर पर जाके झाड़ू पोछा भी काम करते थे, खाना बनाते थे, बर्तन धोते थे, सैन्य सेवाएं भी देते थे, सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए। मतलब ये बिल्कुल पर्टिकुलर उनको करना था। नहीं करेंगे तो उनको सजा के तौर पर बड़ी बुरी यातनाएं दी जाती थी उस समय। अब हम लोग लास्ट पैराग्राफ इस पेज का पढ़ते हैं। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, टाइथ, धार्मिक कर के रूप में वसूलता था।
देखिए चर्च भी अब तो बेचारे देते ही थे टैक्स, सामंती टैक्स देते थे, फिर राजा को टैक्स देते थे, एक तीसरा भी टैक्स लगा दे, धार्मिक टैक्स, जिसको हम टाइथ बोलते थे। बेचारे बताइए कितना बुरा हाल कर दिया था तीसरे स्टेट के लोगों को, टैक्स पे टैक्स डाले जा रहे थे वो लोग। मैंने आपको पहले बताया कि 1 कुंटल अगर हो रहा है उन लोगों का 1 बीघे में, तो 80 किलो तो लोग खाली टैक्स में देते थे बेचारे। अब 20 किलो में खाना पीना करते थे साल भर, चाहे 6 महीने जो भी उनका समय होता था। फिर ये तो तीन मैंने आपको टैक्स बता ही दिए, उसके बाद और टैक्स देखिए, ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल टैक्स, टाइल मतलब प्रत्यक्ष कर, और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। प्रत्यक्ष समझते हैं बेटा क्या होता है? प्रत्यक्ष का मतलब सीधे 1 कुंटल हुआ और सरकार ने यदि मांग दिया मेरे से कि मुझे 40 किलो चाहिए भैया, अगर 1 कुंटल आपका अनाज हो रहा है तो, क्योंकि सरकार को एक पैमाना मालूम होता है आज के समय भी कि 1 बीघे में कितना अनाज होगा, उसको पैमाना मालूम होता है। तो अगर 1 बीघा मान लीजिए आज के समय में अगर 10 कुंटल हो रहा है, 8 कुंटल हो रहा है, तो सीधे कह देगा कि मुझे इसका 40% चाहे 20% चाहिए। मान लीजिए उस समय करीबन 35 की 30% के आसपास देना होता था। अब सोचिए कई तरह के टैक्स देते थे, एक तो राज्य को देते थे, फिर सामंती टैक्स जो उनका मालिक है वो भी उनसे टैक्स लेता था, फिर धार्मिक कर भी देते थे वो लोग बेचारे, तो अभी अनाज बेच के। उसके बाद से प्रत्यक्ष कर, मतलब डायरेक्ट मैं दे रहा हूँ प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट समझ रहे हैं आप? जैसे आज होता है कि अगर मैं कुछ आपके पापाओं से पूछेगा जो गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे ऐसे भी जो मतलब पूंजीपति लोग हैं, वो सीधे सरकार को जमा करते हैं टैक्स। आपको मालूम होना चाहिए कि टैक्स एक जमा होता है, एक उसकी नियति तिथि होती है जमा करने की। और एक अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर तो हम लोग सभी लोग देते हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष कर होता है वो बड़ा दर्द वाला होता है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट जमा करते हैं। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? बेदर्द वाला होता है, दर्द देते तो हैं लेकिन हम लोग मालूम चल पाता है। जैसे आप पार्ले जी खाते हैं, पार्ले जी में क्या होता है? 3 रुपये का बनता है तो 2 रुपये टैक्स भी शामिल होता है, लेकिन हमको मालूम चलता, सीधे उस पर प्राइस लिखी होती कि 5 रुपये। यही अप्रत्यक्ष हो गया, मतलब हम सरकार को नहीं दे रहे हैं, हम किसी और को दे रहे हैं, फिर वो सरकार को दे रहा है। अप्रत्यक्ष ये हो गया। तो ये उस समय भी था अप्रत्यक्ष कर। जैसे मान लीजिए अगर कोई सामान ले तो उस पर टैक्स लगाते थे। अब अप्रत्यक्ष कर का एक और मैं उदाहरण समझा रहा हूँ। जैसे आप कहीं होटल में गए खाना खाने, तो बंदा क्या करता है? आपको सीधे 1000 रुपये का बिल देता है कि साहब ये खाने का होगा, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो 700 रुपये खाने का होगा आपके, वो 300 रुपये आपसे कर ले रहा होगा। लेकिन ये तो आपसे कहेगा नहीं कि भैया आपका 700 रुपये खाने का हुआ, 300 रुपये मैं टैक्स ले रहा हूँ। नहीं, ऐसे तो आप लोग मार झगड़ा कर लेंगे और देंगे, बोला भैया मैं देने वाला 700 रुपये ले, लेकिन आप खुशी खुश को 1000 रुपये दे के आते, आपको मालूम ही चलता कि अप्रत्यक्ष क्या है। लेकिन वो डायरेक्ट मांग ले 300 रुपये मुझे टैक्स चाहिए, तो वो प्रत्यक्ष हो जाएगा, आपको बड़ा चुभेगा। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया, प्रत्यक्ष कर बड़ा दर्द वाला होता है, अप्रत्यक्ष बेदर्दी वाला समझ ही नहीं आता बिल्कुल। और उससे ज़्यादा प्रत्यक्ष कर से खतरनाक अप्रत्यक्ष कर होता है। मैं आपको इकोनॉमिक्स की क्लास में इसको पढ़ाऊँगा। अच्छा, अप्रत्यक्ष कर जैसे नमक, आप भी आज नमक खाते हैं, देखेंगे उस पर टैक्स लग के आता है। आपको लिखा होगा इंक्लूड ऐसी कुछ लिखा होता है, ऑल टैक्सेस, INC ऑल टैक्सेस लिखा होता है, इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस मतलब। फिर तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर टैक्स लगाया जाता था, जिसको हम बोलते थे अप्रत्यक्ष कर। इस प्रकार राज्य के वित्त कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम जनता वहन करती है। अब सोचिए कि इस सरकार निरंकुशवाद सरकार ने क्या किया कि जब उस पर कर्ज बढ़ गया 12 अरब लिवरे का, तो उस कर्ज की वसूली के लिए इस सरकार ने क्या किया? टैक्स बढ़ा दी, कई तरह से टैक्स। अच्छा, टैक्स भी क्या कर दी? प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट से नहीं लेती थी ये, तृतीय स्टेट, मतलब गरीबी पीसेगा जब पीसेगा। आज भी है कि गरीबी पीसता है, कानून सब गरीब के लिए होते हैं, अमीर के लिए कुछ नहीं आज के समय में। चलिए, तो ये पेज खत्म होता है। यदि आपको किसी प्रकार का कोई भी इसमें दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे, कमेंट सेक्शन में जाके मैं हर दिक्कत को बिल्कुल सॉल्व कर दूंगा। चलिए आगे अब आते हैं हम लोग आगे वाले पेज पे। जीने का संघर्ष, सही बात है भाई। जब गरीबी होगी, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा, तो कई गरीबों की हालत खराब, भाई कहाँ जाएँ वो लोग। तो यही मुझे याद आ रहा है कि फ्रांस में लगभग वही था, बस थोड़ा सा ये महामारी का रूप था, वो निरंकुशवाद का समय था, अंतर इतना ही था। क्योंकि अब देखिए, अब जीने का संघर्ष, अब जीने के लोग भी संघर्ष करते थे, मतलब जीने को भी विकास समझते थे। अब फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। चलो भाई कोई बात नहीं, तो हमारी दिल्ली की जनसंख्या से भी कम है अभी संख्या, लेकिन उस समय बहुत थी। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेजी से बढ़ गई। लेकिन जनसंख्या तो बढ़ गई, लेकिन अनाज का उत्पादन नहीं बढ़ा, ये समस्या है। जनसंख्या मान लीजिए करीबन मुझे दिख रहा है कि 0.5 का अंतर आ रहा है, 0.5 करोड़ का अंतर आ रहा है, मतलब 50 लाख के समथिंग बड़ी जनसंख्या। लेकिन जो अनाज मान लीजिए अगर 1 टन हो रहा है तो 1 ही टन हो रहा था, अब जनसंख्या बढ़ गई, अनाज ही नहीं हो रहा था, तो भाई कहाँ से खिलाओगे जो जनसंख्या बढ़ गई उसको? ये समस्या है। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेजी से बढ़ती है, सही बात है। जब आपको मालूम होगा, जब डिमांड रहेगी, मांग रहेगी और चीज़ों की सप्लाई नहीं होगी,
तो कीमतें ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, बढ़ती है बिल्कुल वो। और मांग कम होगी और सप्लाई ज़्यादा होगी तो कीमत कम होती है। ये इकोनॉमिक का कुछ नियम है, समझाऊंगा उसको इकोनॉमिक क्लासेस में आपको 10th के में। तो ये हाल हुआ कि भैया उत्पादन तो है लेकिन जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रहा है। उत्पादन तो 1 टन हो रहा है, चाहे जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, 50 लाख बढ़ेगी तो भी हो रही है। तो अब क्या होगा कि वो रेट बढ़ेगा आपके मार्केट में भी। जैसे 10 किलो भिंडी आई, लेने वाले लोग हैं, 20 किलो मांग है, तो क्या होगा, अगर 10 का तो सीधे 20 उसका रेट बढ़ा है। क्यों? किसी के पास पैसा होगा ले लेगा, तो इसे रेट बढ़ा दिए बुरी तरह से। अब क्योंकि पाव रोटी उन लोगों का मुख्य खाद्यान्न भोजन था, उसमें इनको भरते हुए जो तो ये क्या सॉरी कीमत था बहुत तेज़ी से बढ़ी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। सही बात है भाई, आज भी मजदूर की स्थिति देख लीजिए, बहुत ख़राब है, उस समय भी ख़राब थी। और अधिकतर लोग मजदूर हुआ करते थे। और मज़दूरों में क्या हुआ कि सरकार ने क्या किया, जो पहले पैसा उनको देती थी महंगाई के हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा था। जो पहले जो पैसा मिलना उसको मिल रहा था, जब सस्ताई के ज़माना था तो उस हिसाब से उनकी तनख्वाह तय थी। और अब भी जब भाई तो उनको महंगाई भत्ता देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे उनकी स्थिति बद से बदतर होती चली गई आगे चल के। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियाँ तब और बदतर होती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। दूसरी बात ये कि ओले पड़ गया और उस टाइम भीषण गर्मी पड़ गई, सूखा पड़ गया, उसी साल ये दोनों काम हुए, जिससे एक तो ऐसी महंगाई बढ़ी थी, अब अनाजों का उत्पादन कम हो गया। इसके लिए क्या हुआ कि और भयंकर दाम पड़े। उस समय बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें तो नहीं दिया वो, लेकिन बता रहा हूँ उस समय कंडीशन ये आ गई थी कि 1 झोला भर के आप नोट की गड्डी ले जाइए और 1 झोला भर के सब्जी आएगा, ये कंडीशन हो गई थी। उसके बाद तो और बुरी कंडीशन, लोग क्या बोलते, टांगे पे भर के लोग ले जाते थे। टांगा समझते होंगे, बैलगाड़ी, इक्का जो भी कहते हैं इसको, उस पर लोग भर के ले जाते थे नोट अपने, तब जाके खाने की मतलब सामान में। इतनी महंगाई सोचे कितनी बड़ी होगी। इसी को हम बोलते हैं जीविका संकट बोलते हैं, ठीक है बेटा। जब खाने का संकट पैदा हो जाता है, चाहे प्राकृतिक रूप से और चाहे मानवीय रूप से। प्राकृतिक मतलब ओले ओले पड़ गए, और मानवीय रूप से कि भाई अब कर्ज में डूबा हुआ था फ्रांस उस समय, तो कहाँ से दे पाएगा। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे, जीविका संकट क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और संभावना है इस क्वेश्चन पूछने की। चलिए अगले पेज पे हम लोग पढ़ते हैं, अगला पेज पढ़ते हैं। अब उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। देखिए अब एक उभरता एक नया मध्य वर्ग का, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी एक मध्य वर्ग का जन्म होता है इसके अंदर। अब ये मध्य वर्ग कौन थे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए इसको पढ़ते हैं। पहले पैराग्राफ को। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूह ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके। पहले मैंने बता दिया है कि क्रांति कौन करता है, ये भी सुन लीजिए आप लोग। क्रांति मध्य वर्ग, मिडिल क्लास करती है। देखिए अमीर करेंगे नहीं, अमीर इसलिए नहीं करेंगे कि भाई वो संसाधनों से बड़ा युक्त हैं, वो लोग संसाधन बहुत ज़्यादा, उनको महंगाई भी बढ़ गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। मान ली सलमान खान है, शाहरुख खान है, अंबानी है, अमिताभ बच्चन है, कई ऐसे लोग हैं, उनको महंगाई बढ़ भी जाए तो क्या दिक्कत है। आज पेट्रोल 70-700 रुपये लीटर भी जाए उनको कोई दिक्कत नहीं, तो वो लोग कभी भी क्रांति नहीं करेंगे ना, वो लोग बदलाव की कल्पना करते हैं। गरीब भी नहीं कर पाएगा क्योंकि गरीब के पास साधन नहीं होते हैं। अगर वो आज करेगा तो उसको डर है कि मेरा खर्चा कहाँ चलेगा, मैं व्यवस्था परिवार को चलाने के लिए करना। लेकिन मध्य वर्ग ऐसा होता है कि वो करता है, इसलिए करता है कि उसके पास संसाधन होते हैं खाने पीने की, क्योंकि 2 महीना करेगा तो भी अपना संसाधन वो चला लेगा। तो आप कभी भी ध्यान रखिएगा जो